नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ रिजिड रोटेटर का आर्टिकल कर रहे थे। दृढ़ घूर्णी के आइगन मान तथा आइगन फलन किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए रिलेशन, उसके बाद में उस रिलेशन को गोलीय निर्देशांकों में परिवर्तित कर लिया था। फिर चूंकि r नियत रहता है तो dr/dt को 0 लेते हुए हमने t के लिए मान निकाला था। दृढ़ घूर्णी में चूंकि दो कण होते हैं तो यहाँ पर t बराबर t1 + 2 t2 करके आपके पास में काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन आ जाता है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपके 0 होती है, इसलिए जो कुल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाती है। तो इस प्रकार से जो दृढ़ घूर्णी की कुल ऊर्जा का रिलेशन था वो हमने ये प्राप्त किया था। ER बराबर 1/2I dθ/dt का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा d∅/dt का स्क्वायर। इसके पश्चात हमने इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो फ्री रिजिड रोटेटर के लिए किस प्रकार से लिखी जा सकती है। सबसे पहले तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एकल मुक्त कण के लिए गोलीय निर्देशांकों में जो श्रोडिंगर समीकरण होती है, इसे हम पहले हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम में और एक दो और प्रॉब्लम्स में भी हम पहले इसको देख चुके हैं और इस फॉर्म में लिख चुके हैं। हाइड्रोजन एटम चूंकि फेमस क्वेश्चन है आपका, जो अधिकतर आता रहता है, तो वहां हमने इस प्रकार से समीकरण को लिखा था। तो यहाँ क्या करते हैं कि जो del2 है, लाप्लासियन जो ऑपरेटर है, उसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदला था। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको बदला था और उसको लिखा जाता है 1/r² डेल्टा r, r² डेल्टा r प्लस 1/r² sin थीटा डेल्टा थीटा sin थीटा डेल्टा प्लस 1/r² sin स्क्वायर थीटा del2/del2 psi r theta phi प्लस ट्वाइस m h क्रॉस e - v psi r theta phi। ये तो सामान्य जो टर्म है वो है ही। यहाँ देखिए ये टर्म r की टर्म है, ये थीटा की टर्म है और ये phi की टर्म है। ठीक है, क्योंकि दृढ़ घूर्णी के लिए m का मान i के बराबर होता है, r का मान 1 के बराबर होता है, v का मान 0 के बराबर होता है। इसलिए दृढ़ घूर्णी के लिए हमारी जो समीकरण है वो बदलकर हो जाएगी 1/sin थीटा डेल्टा थीटा sin थीटा डेल्टा थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा del2/del2 psi थीटा phi प्लस ट्वाइस I/h बार स्क्वायर ER psi थीटा phi बराबर 0। इस प्रकार से आपके ये समीकरण जो है ये हो जाएगी। दृढ़ घूर्णी के लिए ये समीकरण इस प्रकार से होती है। उपरोक्त समीकरण 5 से स्पष्ट है कि दृढ़ घूर्णी का आइगन फलन psi थीटा phi निर्देशांक थीटा व phi का फलन होता है। psi थीटा phi का फलन है चरों के पृथक्करण विधि से। क्योंकि r का मान आपने क्या ले लिया था, यहाँ पे r का मान 1 ले लिया, तो जो आपके चर हैं वो यहाँ पे थीटा phi रह गए हैं। अब यहाँ हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों का जो पृथक्करण है, मेथड ऑफ सेपरेशन और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों के पृथक्करण विधि से हम इसको हल कर सकते हैं। साई थीटा phi बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल थीटा फंक्शन ऑफ थीटा, कैपिटल phi फंक्शन ऑफ phi। इसे समीकरण 5 में रखकर इसे हम जैसे सामान्य जो अपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक करते हैं उसको वापस उस इक्वेशन में रखते हैं और रखने के पश्चात इस समीकरण को यदि इससे गुणा कर लें sin स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल थीटा इंटू कैपिटल phi, तो इस प्रकार से ये इक्वेशन बन जाती है sin थीटा अपॉन कैपिटल थीटा डेल्टा थीटा sin थीटा डेल्टा कैपिटल थीटा अपॉन डेल्टा थीटा प्लस ट्वाइस I ER अपॉन h क्रॉस स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1/r²
कैपिटल फाई डेल 2 कैपिटल फाई अपॉन डेल फाई 2। उपरोक्त समीकरण में LHS वाला पद स्वतंत्र चर थीटा का फलन है तथा RHS वाला पद फाई का फलन है। अतः दोनों पदों के परस्पर बराबर होने के लिए यह आवश्यक होगा कि ये दोनों परस्पर किसी नियतांक के बराबर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड थीटा का फलन है, राइट हैंड साइड फाई का फलन है। ये तभी संभव है जो किसी नियतांक के बराबर है, अन्यथा ये संभव स्थिति नहीं होती। और इसको फॉर कन्वेंशन जो आप नियतांक ले रहे हैं प्लस एम स्क्वायर, एक प्रचलित जो नियतांक है, ये आपके द्रव्यमान नहीं है, मान आप। इसकी जो यूनिट है वो यूनिट कहाँ से निकलती है, इस डायमेंशनली अगर हम देखें तो इसकी यूनिट यहाँ से आप देख सकते हैं किसके बराबर है। डायमेंशनली यूनिट इसकी मास के बराबर नहीं है। डायमेंशन से कैसे यूनिट निकालते हैं आपको पता है, ठीक है। कांस्टेंट्स को माना जाता है, जैसे हमने पहले ई माना था, अलग अलग कांस्टेंट्स अपन मान के चल रहे हैं, वो डायमेंशनली मानते हैं और उसका डायमेंशनली जो यूनिट होती है उसकी अकॉर्डिंग आते हैं, फिजिकल इंटरप्रिटेशन उसके अकॉर्डिंग ही उसमें आता है। तो यहाँ थीटा की जो इक्वेशन है 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल कैपिटल थीटा अपॉन डेल थीटा प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कैपिटल थीटा बराबर 0। यहाँ बीटा बराबर क्या है, यहाँ बीटा बराबर है ट्वाइस आई ई आर अपॉन एच क्रॉस। इसके स्थान पे हमने बीटा लिया। और सेकेंड इक्वेशन फाई की है डेल 2 कैपिटल फाई अपॉन डेल फाई 2 प्लस एम स्क्वायर कैपिटल फाई बराबर 0। कैपिटल फाई इक्वल टू ए ई रेज टू आयोटा एम फाई, जहां ए एक नियतांक है। तरंग फलन के सीमांत प्रतिबंध के अनुसार फलन फाई एक मानी होना चाहिए, अर्थात फाई बराबर 0 तथा फाई बराबर 2 पाई पर फलन का मान एक समान होना चाहिए। फाई बराबर 0 और फाई बराबर 2 पाई पर, फाई बराबर 0 और फाई बराबर 2 पाई पर फलन का मान एक समान होना चाहिए। ई रेज टू आयोटा m0 ई रेज टू आयोटा m 2 पाई ये बराबर होते हैं। ये तभी संभव है जब m का मान 0 या धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक हो। m का मान 0 हो, धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो। m बराबर 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये कोई भी मान संभव हो सकते हैं। क्वांटम नंबर आगे हम देखेंगे, ये जो आपके क्वांटम नंबर आता है, जो क्वांटम नंबर के मान होते हैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आप यहाँ पर ले सकते हैं। कोस थीटा बराबर x ले लीजिए इसको सोल्व करने के लिए, और इस प्रकार से अगर इससे अपन डेल थीटा निकाल रहे और ये वैल्यूज रखें तो यहाँ से इस समीकरण को हम प्राप्त करते हैं। इक्वेशन नंबर 8 जो है वो समीकरण कन्वर्ट हो जाती है, जो x में डेल अपॉन डेल x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल कैपिटल थीटा अपॉन डेल x प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा बराबर 0। क्योंकि थीटा का मान 0 से पाई तक परिवर्तित हो सकता है, इस कारण नए चर x के मान -1 प्लस 1 से लेकर -1 के मध्य परिवर्तित हो सकते हैं। समीकरण 12 सह लेजेंड्री अवकल समीकरण एसोसिएटेड लेजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन के समतुल्य है। ये जो समीकरण है, ये समीकरण एसोसिएटेड लेजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन के समतुल्य है। इसके हल सह लेजेंड्री बहुपद कहलाते हैं। ये जो है पॉलिनोमियल होते हैं। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है, या हर क्लासेस में आप लोग करते हैं। वैसे मैथ्स में कहीं आपके सिलेबस में हो सकता है पॉलिनोमियल्स या स्पेशल फंक्शंस हो, मैथ्स में सिलेबस में हो सकता है, आपके एमएससी में फाइनल ईयर में आते हैं। क्वांटम यांत्रिकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हायर क्लासेस से अगर ली हुई हो या जो आपको नहीं ध्यान हो उनको याद रखना होता है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार
तरंग फलन परिमित, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए तरंग फलन पे? जो आपके क्वांटम यांत्रिकी कहती है तरंग फलन परिमित होना चाहिए और एक मानी होना चाहिए। जो कंडीशन यहाँ पे किससे लगती है? प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन जो होता है वेव फंक्शन का, उसके अनुरूप इस पे दो कंडीशंस लगती हैं। तरंग फलन फाइनाइट वह सिंगल वैल्यूड होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड होती है। ये तब होगा जब निम्न हल जो है आपको बीटा बराबर जे प्लस मिलता है। जे शून्य या धनात्मक पूर्णांक, अर्थात जे का मान 0, 1, 2, 3 हो सकता है, को घूर्णन क्वांटम संख्या कहते हैं, रोटेशनल क्वांटम नंबर कहते हैं। उपरोक्त प्रतिबंध के साथ समीकरण 12 का हल सह लेजेंडरी बहुपद एसोसिएटेड लेजेंडरी पॉलिनोमियल PJM cos थीटा PJM cos थीटा के रूप में प्राप्त होता है। अतः कैपिटल थीटा फंक्शन ऑफ थीटा इक्वल टू कांस्टेंट PJM cos थीटा। दृढ़ घूर्णक के आइगन फलन, दृढ़ घूर्णक के आइगन फलन क्या होंगे? आइगन वैल्यूज और आइगन फलन दो महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी अपने को जानकारी चाहिए, उसमें आइगन फलन और आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज दो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। तो आइगन फलन को हम कैसे निकालें? समीकरण 10 तथा 14 का उपयोग 6 में करने पर दृढ़ घूर्णक के आइगन फलन, हमें पता है साइन थीटा फाई बराबर थीटा इंटू फाई होता है। इसको यदि ऊपर जो मान है, जैसे थीटा का है, थीटा का और फाई का मान अगर ले लें तो आप प्रोडक्ट करते तो आ जाएगा n PJM cos थीटा e रेज़ टू i टाइम फाई। ये फाई की टर्म है, ये आपके थीटा की टर्म में है और ये आपके कांस्टेंट है जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कहलाता है और इसका मान प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध इंटीग्रल 0 से पाई, इंटीग्रल 0 से 2 पाई। थीटा और फाई दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए आपके पास में थीटा 0 से पाई और फाई 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन की लिमिट है और ये बराबर 1 है। और इसको अगर अपन यहाँ साई का मान, ये साई का मान अगर अपन यहाँ रख दें और सह लेजेंडरी फलन के लांबिक गुण का उपयोग करें, जो आपके पास में ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है उसमें उसका उपयोग करें तो ये रिजल्ट आता है। तो इसे आपको डायरेक्ट याद रखना है। इंटीग्रेशन की वैल्यू याद रख लीजिए या इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए। तो एक स्टेप कोई भी आपको याद रखनी होगी, उससे n का मान जो आपके पास में आता है 1/√2 पाई 2j + 1 j माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ m फैक्टोरियल अपॉन 2j प्लस फैक्टोरियल मैग्नीट्यूड ऑफ m फैक्टोरियल होल रेज़ टू 1/2। मैग्नीट्यूड ऑफ m इज लेस देन और इक्वल टू j, अर्थात j के प्रत्येक मान के लिए संगत m बराबर 0 ± 2 ± 1 2 ± j, ट्वाइस j प्लस मान हो सकते हैं, जिसे m के मान क्या होते हैं 2l + 1 होते हैं। अगर इसको अपन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मानते हैं तो 2l + 1 मान हो सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर इसके पॉसिबल मान है वो 2j + 1 हो सकते हैं। इस प्रकार दृढ़ घूर्णी के आइगन फलन, जिन्हें गोलीय हार्मोनिक्स भी कहते हैं, थीटा और फाई जो है कंबाइंडली गोलीय हार्मोनिक स्फेरिकल हार्मोनिक्स कहलाते हैं। तो साई थीटा फाई बराबर YJM थीटा फाई बराबर 1/√2 पाई 2j + 1 j माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ m फैक्टोरियल अपॉन ट्वाइस j प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ m फैक्टोरियल होल रेज़ टू हाफ PJM cos थीटा e रेज़ टू i टाइम फाई। ये आपके आइगन फंक्शन की वैल्यू आती है। अब आती है बात कि आइगन वैल्यूज हमें कैसे निकालनी। दृढ़ घूर्णी के आइगन मान, दृढ़ घूर्णी के आइगन मान तरंग फलन के परिमित और एकमानी होने के लिए लगाए गए प्रतिबंध से हमें पता है बीटा बराबर क्या आया था JJ + 1 है। और बीटा को किसकी जगह रखा था अपन ने ट्वाइस I ER अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। इसको अगर दोनों को बराबर रख ले तो यहाँ से ER का मान आ जाएगा। तो ER बराबर आपके पास में यहाँ पर आता है h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I JJ + 1, जो आपके ER का मान आया है। और ER क्या है? दृढ़ घूर्णी के आइगन मान, R फॉर रिजिड रोटेटर। दृढ़ घूर्णी के आइगन मान जो है उसकी वैल्यू जो आती है h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2I JJ + 1, जहां घूर्णन क्वांटम संख्या
रोटेशनल क्वांटम नंबर J बराबर 0, 1, 2, 3 मान हो सकते हैं। रोटेशनल क्वांटम नंबर, समीकरण 18 से यह स्पष्ट है कि दृढ़ घूर्णी को ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। दृढ़ घूर्णी की ऊर्जा जो होती है क्वांटीकृत होती है। ये क्वांटीकृत ऊर्जा दृढ़ घूर्णी के आइगन मान कहलाते हैं। ये क्वांटीकृत ऊर्जा मान दृढ़ घूर्णी के आइगन मान कहलाते हैं। इसको हम आपको याद रखना है। आगे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए इसको हम डायरेक्ट यूज में लेंगे जब हम इसके रिलेटेड जो घूर्णन ऊर्जा स्तर है, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आगे करेंगे तो यहाँ इस फॉर्मूले को आपको याद रखना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने जो रिजिड रोटेटर है उसके आइगन मान क्या होते हैं, आइगन फलन क्या होते हैं, इसके लिए हमने एक्सप्रेशन निकाले हैं, उन्हें आपको याद रखना है। आगे जो इस रिलेटेड जो टॉपिक्स और आर्टिकल्स होंगे उसमें इनके रिलेशंस, उस परिणाम से हम आगे प्रारंभ करेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये आर्टिकल आज पूरा किया है। क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।